ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है S1 और यूनिट थर्ड लेक्चर नंबर 21। आज का हम लोग का प्रकरण है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मानदंड। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मानदंड पार्ट 1, यानी इसका जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। सार्वभौमिकरण यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके पास शिक्षा पहुंचना, यानी कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी बच्चा ना हो जिसके पास जो अशिक्षित रह सके। तो सबके पास शिक्षा पहुंचाने के लिए एक मानदंड होना आवश्यक है। किस मानदंड से सबके पास शिक्षा पहुंचेगा उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण राष्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी हर राष्ट्र का दायित्व है कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कराए। तो सन 1992 ईस्वी में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संकल्प व्यक्त किया गया है कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले देश में 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी नई शिक्षा नीति 1986 में यह संकल्प लिया गया कि 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने से पहले देश के 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उसे प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात रही कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए कुछ मापदंड तैयार करना आवश्यक है। तो प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, यानी सबको प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य कैसे प्राप्त हो इसके लिए निम्नलिखित मापदंड है। सबसे पहला मापदंड है सार्वभौम पहुंच, इसका अर्थ है सबके पास पहुंचना। दूसरा है सार्वभौम नामांकन, तीसरा है सार्वभौम धारण और चौथा है प्रगति। तो सबके लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड है। सबसे पहला है सार्वभौम पहुंच। तो सार्वभौम पहुंच के लिए यानी सबके लिए प्राइमरी शिक्षा पहुंचना, यानी प्रारंभिक शिक्षा पहुंचना। तो इसके लिए सन 1950 से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, यानी 1950 से ही यह प्रयास किया गया कि सबके पास प्रारंभिक शिक्षा पहुंच पाए। लेकिन जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे आर्थिक स्थिति अर्थहीन रहा। सबके पास प्राइमरी शिक्षा पहुंचाना कठिन हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या में इतना न वृद्धि हो रहा है कि सबके पास शिक्षा पहुंचाना बहुत कठिन काम है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया 300 तक के आबादी वाले बस्तियों में प्रारंभिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह तय किया गया और सभी राज्यों को आदेश दिया गया कि
जहाँ 300 तक की आबादी है वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है, एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। इसके अतिरिक्त जनजाति, पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में 200 तक की आबादी वाली बस्तियों में प्रारंभिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। जनजाति बस्ती जहाँ है, अनुसूचित जनजाति है या पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में मात्र 200 आबादी वाले क्षेत्र में एक प्रारंभिक विद्यालय खोला जाए। इसके अतिरिक्त अगर किसी बस्ती में मात्र 50 बच्चे हैं तो वैसे बस्तियों में भी विद्यालय खोला जाए। अगर किसी बस्तियों में जहां 50 बच्चे भी प्राथमिक विद्यालय के लिए मिल जाए वहां भी प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था किया जाए। तो हमारे सबके पास शिक्षा पहुंचने के लिए यह मानदंड तैयार किया गया कि सभी राज्यों का दायित्व है कि जहां 300 तक का आबादी है वहां एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। पहाड़ी, रेगिस्तानी जहाँ इलाका है, जनजाति इलाका है, वहाँ पे 200 तक आबादी है वहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। इसके अतिरिक्त अगर कोई इलाका है, कोई ऐसा जगह है जहाँ मात्र 50 बच्चे प्रारंभिक विद्यालय के लिए मिल जाए वहाँ भी प्रारंभिक विद्यालय खोला जाए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से ही जन जन तक यानी सबके पास शिक्षा उपलब्ध हो सकेगा, सब व्यक्ति शिक्षित हो सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सबके पास सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था हो। तो इस समिति नई शिक्षा नीति का सर्वेक्षण करने के लिए आचार्य रामामूर्ति समिति 1990 का गठन हुआ और आचार्य रामामूर्ति समिति 1990 में नई शिक्षा नीति की समीक्षा किया। इसने देखा कि किस इलाकों में किस इलाकों में प्राथमिक विद्यालय खोला गया। तो यह निर्णय लिया, जब अपना सर्वेक्षण तैयार किया तो यह निर्णय लिया कि लगभग 20% इलाकों में 300 से कम आबादी वाले इलाकों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद 85% जनसंख्या जहाँ है, जहाँ हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के द्वारा लगभग 35,000 विद्यालयों की स्थापना किया गया। इसके अतिरिक्त सबके पास शिक्षा पहुँचे, इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसमें पहला है बालिकाओं और अनुसूचित जातियों जनजातियों के बच्चों सहित सभी बच्चे का सार्वभौमिक नामांकन। जितना विद्यालय खोला गया सब विद्यालय में बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक नामांकन यानी सबको नामांकन विद्यालय में कराया गया शिक्षा के लिए। दूसरा है 1 किलोमीटर की पैदल दूरी की परिधि में सभी बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना तथा जो बच्चा स्कूल नहीं जा सके उनके लिए औपचारिक शिक्षा केंद्रों की सुविधा। यानी इसके द्वारा नई शिक्षा नीति के द्वारा हर 1 किलोमीटर की परिधि पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई और जो बच्चा
किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की गई जिससे वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अपर प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अवसरों हेतु पूर्व शर्त के रूप में प्राथमिक स्कूल से अपर प्राथमिक स्कूल के मौजूदा अनुपात 1:4 से 1:2 में सुधार। यानी पहले प्राथमिक विद्यालय तक जात बालिका विद्यालय छोड़ देती थी, तो उनके शिक्षा के लिए अपर प्राइमरी स्कूल में सुविधा किया गया, जिससे बहुत सारा बढ़ोतरी हुई, बालिका विद्यालय जाने लगे। शिक्षा के सार्वभौम मानदंड को सफल बनाने के लिए नई शिक्षा नीति ने अनेक प्रयास किए। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने 1997 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भारत में सार्वभौम शिक्षा को लागू करने के लिए और सार्वभौम शिक्षा का जो लक्ष्य है उसे सफल बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। तो विश्व बैंक के को अपना सुझाव दिया। तो उनके रिपोर्ट में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा पर चिंता जताया है। भारत में 6 से 10 वर्ष तक 2,80,00,000 से 3,20,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वह अपना रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया कि अभी भी भारत में 2,80,00,000 से 3,20,00,000 तक बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। सन 1960 तक 6 से 10 वर्ष के सभी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए 3 लाख स्कूली कमरे बनवाने होंगे और 7,40,000 नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यह अपने सर्वेक्षण में यह देखा कि अभी भी भारत में अगर सार्वभौमिक शिक्षा लागू करना चाहते हैं तो अभी विद्यालय जो 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए 3 लाख स्कूली कमरा बनवाना पड़ेगा और 7,40,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अपने लक्ष्य यानी सार्वभौम शिक्षा को तभी प्राप्त कर सकेगी जब बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था कर सकेगी। यानी ये जो 6 राज्य है, ये बड़ी आबादी वाले राज्य है, ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा है क्योंकि इनकी जनसंख्या अधिक है। इन राज्यों पर अगर हम शिक्षा के प्राप्त कर सकते हैं, इन राज्यों के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, तभी भारत सरकार अपने शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सफल हो सकेगी। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मापदंड क्या है, किस प्रकार सभी बच्चे के पास शिक्षा पहुंच सकती है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए भाग को अध्ययन करेंगे। थैंक यू।